हाय एवरीवन। आज के वीडियो पे बात करने वाले हैं कि सी लैंग्वेज पे वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स के बारे में। ठीक है। पहले जान लेते हैं वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है। व्हाट इज़ वेरिएबल इन सी। ठीक है। सी में वेरिएबल क्या है? ए वेरिएबल इन सी इज़ ए मेमोरी लोकेशन विथ सम नेम दैट हेल्प्स stores some form of data and retrieves it when required. That means C में वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन है। ठीक है। उस मेमोरी लोकेशन पे हम कुछ डेटा को सेव करेंगे। ठीक है। एंड जो मेमोरी लोकेशन है एंड वो मेमोरी लोकेशन एक नाम से है। ठीक है। C is a strongly typed language, so all the variables types must be specified before using them. C एक strongly typed language है, मतलब इस पे जो वेरिएबल आप दोगे, ठीक है, जो वेरिएबल आप यूज़ करोगे, ठीक है, उसका एक टाइप होना चाहिए, मतलब वो किस तरह के डेटा को वो सेव करता है। ठीक है। अगर इंटीजर हुआ तो दैट मीन्स वो नंबर्स को सेव करे, फ्लोट हुआ वो भी नंबर्स को, बट वो डेसिमल पॉइंट्स वाले नंबर्स को सेव कर रहे हैं। ठीक है। वो टाइप आपको देना पड़ेगा। ठीक है, कि कौन से टाइप का डेटा आप स्टोर करने वाले हो। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है सी वेरिएबल सिंटेक्स। ठीक है। सी वेरिएबल सिंटेक्स को हम कैसे लिख सकते हैं? ठीक है। एक बार सी वेरिएबल का सिंटेक्स देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक प्रोग्राम लिखा है, एक डेमो प्रोग्राम है। इस पे देख लेते हैं एक वेरिएबल को हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ int x इक्वल टू 10। ठीक है। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है x, जो वेरिएबल का नाम क्या है x। ठीक है। एंड इसका टाइप क्या है int, दैट इज इंटीजर, मतलब ये इंटीजर टाइप की, मतलब ये नंबर्स को सेव करेगा। ठीक है। एंड इसका अभी मैंने एक वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया है, दैट इज 10। इसको अगर मैं प्रिंट करूँ, प्रिंट f वैल्यू ऑफ x इक्वल टू %d। %d हमने क्यों दिया है? क्योंकि %d से वो इंटीजर को वो मतलब समझ पाएगा कि ये इंटीजर है। ठीक है। अगर मैं फ्लोट यूज़ करूँ तो इन दैट केस हम यूज़ करेंगे f। ठीक है। अभी यहाँ पे x दे देते हैं एंड इसको अगर मैं रन करूँ, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन पे आ गया। अगर इसको नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करो, यहाँ पे /n देते हैं। ठीक है। नाउ अभी देख लेते हैं। यहाँ पे है वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 10। यहाँ पे जो 10 हमको कहाँ से मिला है? 10 हमको मिला है यहाँ से x से। ठीक है। x इज ए वेरिएबल। ठीक है। समझ में आ गया कि कैसे हम वेरिएबल्स को लिख सकते हैं अपने प्रोग्राम पे। ओके। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। कितना एस्पेक्ट्स है एक वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। 3 पार्ट है। ठीक है। फर्स्ट पार्ट है डिक्लेरेशन, नेक्स्ट वन इज डेफिनेशन एंड थर्ड वन इज इनिशियलाइजेशन। ठीक है। अभी डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन ये ऑलमोस्ट एक साथ ही रहेगा। ठीक है। एंड इनिशियलाइजेशन इसको देख लेते हैं। अगेन चलते हैं अपने सी प्रोग्राम पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल को डिक्लेयर भी किया है एंड इसको डिफाइन भी किया है। ठीक है, एक साथ, और साथ में इसको इनिशियलाइज भी कर दिया है। ठीक है। मैं अगर और एक वेरिएबल लूँ जैसे int y, ठीक है, इतना तक ही रखूँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। ठीक है। एंड अभी इसको मैं इनिशियलाइज करूँ, दैट इज y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 20 दे देते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, मैंने यहाँ पे वेरिएबल को वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है। ठीक है। यहाँ पे हो गया, वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर कर दिया,
ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, सो इतना जो पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट है वेरिएबल को डिक्लेयर एंड डिफाइन का पार्ट है, एंड दिस पार्ट इज फॉर वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। समझ में आया? मतलब यहाँ पे जो हम y इक्वल टू 20 लिखे हो, ठीक है, सो y इक्वल टू 20 का मतलब है मैंने यहाँ पे वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया इस वैल्यू से। ठीक है, आई होप ये पार्ट क्लियर हो गया है, डिक्लेरेशन, डेफिनेशन एंड इनिशियलाइजेशन। ओके, सो नाउ अभी देख लेते हैं रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स इन सी। मतलब सी में हम जब वेरिएबल्स को लिखेंगे तो हमको क्या क्या रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, सो फर्स्ट रूल है ए वेरिएबल मस्ट ओनली कंटेन अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। दैट मीन्स हम जब वेरिएबल को लिखेंगे तब हम सिर्फ अल्फ़ाबेट्स को यूज़ कर सकेंगे। मतलब वेरिएबल का जो नाम हम देंगे इसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकेंगे, डिजिट्स को यूज़ कर सकेंगे एंड अंडरस्कोर। ठीक है, सो इन 3 पार्ट्स को हम यूज़ कर सकेंगे। कोई मतलब स्पेशल कैरेक्टर जैसे डॉलर हो गया, ठीक है, हैश हो गया, सो इन स्पेशल कैरेक्टर्स को हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ओनली अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। ठीक है, सो नेक्स्ट रूल है ए वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ एन अल्फ़ाबेट और एन अंडरस्कोर ओनली, इट कैन नॉट स्टार्ट विथ ए डिजिट्स। ठीक है, सो डिजिट्स को हम यूज़ कर पाएंगे अपने वेरिएबल पे, बट जब हम वेरिएबल का नाम देंगे, ठीक है, सो इस पे हम वेरिएबल का नाम स्टार्ट करेंगे आइदर अल्फ़ाबेट से या फिर कोई अंडरस्कोर से। ठीक है, सो हम 2 चीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं, आइदर अल्फ़ाबेट या फिर अंडरस्कोर। ठीक है, डिजिट से हम वेरिएबल को स्टार्ट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, डिजिट्स को हम बाद में यूज़ कर सकेंगे, जैसे कोई अल्फ़ाबेट हो गया, इसके बाद का जो बाद में हम डिजिट्स को यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ INT, ठीक है, x, मतलब मैंने अल्फ़ाबेट से स्टार्ट किया एंड बाद में x1 ऐसे डिजिट्स दे सकते हैं। ठीक है, बट मैं ऐसे नहीं दे सकता हूँ 1x, ऐसे नहीं हम दे सकते। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी एरर शो कर रहा है, दैट मीन्स हम अल्फ़ाबेट्स मतलब नंबर से इन वेरिएबल का नेम स्टार्ट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो आई होप ये पार्ट क्लियर हो गया कि जो वेरिएबल का नाम हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है नो वाइट स्पेस इज अलाउड विद इन द वेरिएबल नेम। दैट मीन्स हम वेरिएबल के नाम के बीच में कोई स्पेस नहीं दे सकेंगे। ठीक है, जैसे ये हो गया, अभी मैंने यहाँ पे दे देता हूँ जैसे हेलो। ठीक है, एक वेरिएबल मैंने नाम दिया है हेलो। ठीक है, अभी यहाँ पे HE के बाद मैं अगर कोई स्पेस दूँ, ठीक है, सो ये देखिए यहाँ पे एरर शो कर रहा है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे हम कोई स्पेस मतलब वेरिएबल के नाम पे हम कोई स्पेस यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो वेरिएबल के नाम पे हम कोई स्पेस को यूज़ नहीं कर पाएंगे। सो नेक्स्ट है ए वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी एनी रिजर्व वर्ड और कीवर्ड। मतलब हम अपने वेरिएबल के नाम पे कोई रिजर्व वर्ड या फिर कोई कीवर्ड को यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे रिजर्व वर्ड एंड जैसे कीवर्ड हो गया या फिर रिजर्व वर्ड हो गया। सो रिजर्व वर्ड के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो दिया है टोकेंस का, टोकेंस इन सी। ठीक है, उस वीडियो को आप रेफ़र कर सकते हो। ठीक है, उस वीडियो पे मैंने कीवर्ड के बारे में बताया है। ठीक है, सो अभी मैं अगर कीवर्ड के बारे में बोलूँ, सो कीवर्ड एक जो कीवर्ड या फिर रिजर्व वर्ड जो मतलब कुछ वर्ड है जो ऑलरेडी सी में प्री डिफाइंड है। ठीक है, सो उन कीवर्ड और रिजर्व वर्ड को हम अपने वेरिएबल के नाम पे यूज़ नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पे मैं अगर देखूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे INT दिया है। ठीक है, जैसे फ्लोट या फिर जैसे ईफ हो गया, एक कीवर्ड है। ठीक है, सो मैंने अगर यहाँ पे इस वेरिएबल का नाम ईफ दिया है, सो यहाँ पे देखिए ये ऑलरेडी यहाँ पे एरर शो कर रहा है। दैट मीन्स ईफ को हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
क्योंकि इफ एक रिजर्व वर्ड है सो इसको हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। जैसे एल्स हो गया, ठीक है। सो एल्स भी देखिए यहाँ पे एरर शो कर रहा है, सो एल्स भी एक रिजर्व वर्ड है, सो वेरिएबल के नाम पे हम यहाँ पे इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया? ओके, सो नेक्स्ट देख लेते हैं सी वेरिएबल टाइप्स को, ठीक है। सी में कितना वेरिएबल जो है हम सी में डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल्स को, सो वो वेरिएबल कितने टाइप्स के होते हैं। सो फर्स्ट वन इज लोकल वेरिएबल, ठीक है। सो लोकल वेरिएबल को क्या देख लेते हैं। ए लोकल वेरिएबल इन सी इज ए वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड इनसाइड ए फंक्शन और ए ब्लॉक ऑफ कोड. Its scope is limited to the block or function in which it is declared. मतलब C में जो लोकल वेरिएबल है, सो अगर मैं C में कोई फंक्शन है एंड उस फंक्शन में कोई वेरिएबल को मैं डिक्लेयर करूँ, सो वो वेरिएबल एक लोकल वेरिएबल है, ठीक है। एंड उस वेरिएबल का स्कोप मतलब उस वेरिएबल का लाइफ टाइम, ठीक है, मतलब वो कहाँ तक हम इसको एक्सेस कर पाएंगे। सो उस लोकल वेरिएबल को हम उस फंक्शन तक ही एक्सेस कर पाएंगे, उस फंक्शन के बाहर हम उस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया? सो एक एग्जांपल देख लेते हैं। सो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक फंक्शन लिख लेता हूँ। यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन है, सो इसके बाहर मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ। फंक्शन जैसे void void मैंने दे दिया फंक्शन, ओके। जैसे कोई भी एक और कोई नाम ले लेते हैं, हेलो, ओके। सो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिया है एंड इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, void, मतलब वो कुछ नहीं रिटर्न करेगा, ओके। सो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ int a इक्वल टू 10, ठीक है। सो ये जो वेरिएबल मैंने इस फंक्शन को इस वेरिएबल में इस फंक्शन में डिक्लेयर किया है, सो इस वेरिएबल का स्कोप इस फंक्शन तक ही लिमिट है, ठीक है। मैं अगर इस वेरिएबल को इस फंक्शन के बाहर अगर इसको एक्सेस करना चाहूँ, ठीक है, तो वो एक्सेस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक क्या वेरिएबल है, एक लोकल वेरिएबल है, ठीक है। सो एक लोकल वेरिएबल है, सो इस वेरिएबल का स्कोप इस फंक्शन तक ही लिमिट है, ठीक है। समझ में आ गया? सो मैं यहाँ पे अगर फंक्शन को कॉल करूँ, यहाँ पे मैं एक प्रिंट डाल देता हूँ, प्रिंट एफ वैल्यू %d एंड यहाँ पे दे देता हूँ a, ठीक है। सो इस फंक्शन को मैं अगर यहाँ पे कॉल करूँ हेलो, ठीक है। सो इसको कमेंट कर देते हैं, ओके। सो यहाँ पे इस फंक्शन को मैंने कॉल किया है। सो इस फंक्शन का अभी प्रोग्राम को मैं अगर रन करूँ, सो यहाँ पे वैल्यू तो आ गया, मतलब एक लाइन पे आ गया, तो इसको ठीक कर लेते हैं, ओके। सो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू शो कर रहा है, सो वैल्यू इक्वल टू 10। सो ये कहाँ से शो कर रहा है, ये हमारे जो फंक्शन है इसमें जो प्रिंट मैंने लिखा है वहाँ से वैल्यू इक्वल टू 10, दैट इज ए का वैल्यू शो कर रहा है, ठीक है। सो अभी यहाँ पे मैं अगर ये जो प्रिंट है इस पे मैं अगर ए जो है ए इसको अगर एक्सेस करना चाहूँ, सो यहाँ पे देखिए ये एक एरर शो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ए जो है ये अनडिफाइंड शो कर रहा है। क्यों अनडिफाइंड शो कर रहा है? क्योंकि ए एक लोकल वेरिएबल है जो हेलो फंक्शन पे है, बट हमारे मेन फंक्शन में इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। थ्रू फंक्शन की थ्रू एक्सेस कर पाएंगे क्योंकि फंक्शन में इसका एक्सेस है, बट विदाउट फंक्शन हम इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो आई होप लोकल वेरिएबल क्लियर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में, ठीक है। सो ग्लोबल वेरिएबल्स इन C is a variable that is declared outside the function or a block of code, ठीक है। Its scope is the whole program,
ठीक है। सो ग्लोबल वेरिएबल है जो वेरिएबल हम आउटसाइड फंक्शन मतलब फंक्शन के बाहर अगर मैं कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करूँ, ठीक है। सो अगर मैं कोई मतलब फंक्शन में इसको डिक्लेयर ना करके फंक्शन का बाहर मैं इसको डिक्लेयर करूँ तो वो जो वेरिएबल है वो है ग्लोबल वेरिएबल, एंड उस वेरिएबल को हम कहीं पे भी एक्सेस कर सकेंगे अपने प्रोग्राम पे, ठीक है। सो एक बार देख लेते हैं ग्लोबल वेरिएबल के लिए। सो ये तो हो गया हमारा लोकल वेरिएबल। यहाँ पे मैं अगर और एक वेरिएबल लिखूँ int z इक्वल टू 50, ओके। सो यहाँ पे जो मैंने वेरिएबल लिया है z इक्वल टू 50, ये एक क्या है, एक ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। एक ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। सो z को हम कहीं पे भी एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने अगर इस फंक्शन में ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ करना चाहूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ printf, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक मैसेज डाल देता हूँ ग्लोबल, ओके, इक्वल टू %d कॉमा देन z दे देते हैं, ठीक है। सो z को हम यहाँ पे लिख लिया मैंने z को, और यहाँ पे भी मेन फंक्शन पे भी हम अगर z को लिखना चाहें, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए मैं इसको अगर रन करूँ, सो देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो आ रहा है वो क्या है, वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 50। ये कहाँ से आ रहा है, ये हमारे मेन फंक्शन से आ रहा है। और वैल्यू कहाँ से वो ले रहा है, वैल्यू वो ले रहा है z से, ठीक है। सो z ग्लोबल वेरिएबल है इसलिए वो मेन फंक्शन में भी यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है वैल्यू इक्वल टू 10। सो वैल्यू इक्वल टू 10 ये तो हमारा लोकल वेरिएबल हो गया, ठीक है। सो लोकल वेरिएबल ऐसे वो इसको एक्सेस कर रहा है। नेक्स्ट है ग्लोबल इक्वल टू 50। सो ग्लोबल इक्वल टू 50 वो इसको कहाँ से एक्सेस कर रहा है, इसको एक्सेस कर रहा है हेलो फंक्शन से, क्योंकि हेलो फंक्शन में हमने एक प्रिंटफ दिया था, ठीक है, जिसपे हम z को यूज़ कर रहे हैं, एक ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो ग्लोबल वेरिएबल को आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो अपने फंक्शन पे, सॉरी मतलब अपने प्रोग्राम पे कहीं पे भी यूज़ कर सकोगे, ठीक है। सो इसका स्कोप पूरे प्रोग्राम पे होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स के बारे में, ठीक है। सो ए स्टैटिक वेरिएबल इन C is a variable that is defined using the static keyword, ठीक है। अगर कोई वेरिएबल का नाम हम इससे पहले अगर मतलब इसके जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं जैसे डेटा टाइप, देन आफ्टर दैट वेरिएबल नेम देते हैं। सो उसका पहले अगर मैं स्टैटिक लिखूं, ठीक है, तो वो होगा एक स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। इट कैन बी डिफाइंड ओनली वंस इन ए C प्रोग्राम एंड its scope depends upon the region where it is declared, ठीक है। it can be global or local। so यहाँ पे क्या बोल रहा है, it is defined only once in a C program, ठीक है। इसको आप C प्रोग्राम में सिर्फ एक ही बार इसको डिफाइन करो, ठीक है। एंड इसका स्कोप क्या होगा, आप जहाँ पे इसको डिक्लेयर किए हो, ठीक है, वहाँ पे ही इसका स्कोप हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपने एक स्टैटिक वेरिएबल को एक फंक्शन में डिक्लेयर किया हो, ठीक है। सो वो एक लोकल वेरिएबल की तरह काम करेगा, ठीक है। एंड आप इसको फंक्शन का बाहर लिखे हो, देन वो एक ग्लोबल वेरिएबल की तरह काम करेगा, ठीक है। एंड द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरिएबल्स इज 0, ठीक है। एंड स्टैटिक वेरिएबल जो होता है वो स्टैटिक वेरिएबल का डिफॉल्ट वैल्यू कितना होता है, 0, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट हम जो नॉर्मल वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, उन वेरिएबल को अगर हमने इनिशियलाइज नहीं किया हो, ठीक है, सो उस वेरिएबल में एक कंपाइलर क्या कहता है, एक गार्बेज वैल्यू डाल देता है जब तक इसका इनिशियलाइजेशन ना हो, ठीक है। बट इन केस ऑफ स्टैटिक वेरिएबल वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होता है, 0, ठीक है। सो स्टैटिक वेरिएबल को एक बार देख लेते हैं।
सो यहाँ पे हमने लिखा है आई एन टी जेड इक्वल टू 50, ठीक है। सो इस पे हम एक स्टैटिक कीवर्ड दे देते हैं, स्टैटिक आई एन टी जेड इक्वल टू 50, ठीक है। सो अभी देख लेते हैं कि ये जो z हमने दिया है वो स्टैटिक वेरिएबल सही से काम कर रहा है कि नहीं, मतलब z एज ए ग्लोबल वेरिएबल काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। सो इसको अगर मैं रन करूं, ठीक है, सो यहाँ पे वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 50 ये सही से काम कर रहा है, ठीक है। दैट इज़ यहाँ से मुझे z का वैल्यू मिल रहा है हमारे मेन फंक्शन से, एंड आफ्टर दैट वैल्यू ऑफ 10 ये तो हो गया हमारा लोकल वेरिएबल, एंड ग्लोबल इक्वल टू 50 दैट इज़ आवर स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है, जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, उसको भी इस फंक्शन से हम एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। सो स्टैटिक वेरिएबल जो हमने बताया कि स्टैटिक वेरिएबल का स्कोप जहाँ पे आप इसको डिक्लेयर करते हो उस हिसाब से वो यूज़ होता है। सो यहाँ पे फर्स्ट जो पार्ट है, जैसे हमने एक स्टैटिक वेरिएबल को ग्लोबली डिक्लेयर किया है, सो स्टैटिक वेरिएबल को हम ग्लोबली एक्सेस कर पा रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो है हम एक स्टैटिक वेरिएबल को लोकली इनिशियलाइज करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने स्टैटिक डाल दिया एंड स्टैटिक आईएनटी डाल दिया, ठीक है। सो एक स्टैटिक वेरिएबल जो है इस पे हम क्या है लोकल वेरिएबल पे इसको ट्राई कर रहे हैं। सो अगर मैं लोकल वेरिएबल पे इसको ट्राई करूँ, ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, स्टैटिक आईएनटी ए इक्वल टू 10, ठीक है। सो अभी मैं अगर यहाँ पे z की जगह पे मैं a डालूँ, ठीक है, सो a यहाँ पे एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो स्टैटिक वेरिएबल है वो एक लोकल वेरिएबल है, एंड मैंने ऑलरेडी बताया कि लोकल वेरिएबल का स्कोप कितना होता है, वो जिस फंक्शन में उसको डिक्लेयर किया जाता है उस फंक्शन तक ही उसका स्कोप लिमिट है, ठीक है। सो स्टैटिक वेरिएबल समझ में आ गया कि स्टैटिक वेरिएबल को अगर हम ग्लोबली डिक्लेयर करें तो उस स्टैटिक वेरिएबल को हम पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। एंड स्टैटिक वेरिएबल को अगर मैं लोकली डिक्लेयर करूं, ठीक है, सो इसका स्कोप लोकली होगा, दैट इज उस फंक्शन तक ही उसका स्कोप लिमिट होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं ऑटो वेरिएबल्स। एग्जैक्टली हम हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे यहाँ पे आईएनटी एक्स हो गया, एक्स इक्वल टू 10, ठीक है। सो ए आईएनटी एक्स इक्वल टू 10 ए ऑटोमेटिक वेरिएबल ही है, ठीक है। ऑटो वेरिएबल मतलब ऑटोमेटिक वेरिएबल, ठीक है। सो ये जो आईएनटी एक्स है वो भी एक बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक वेरिएबल की तरह ही काम करता है, ठीक है। बट हम अगर मतलब ऑटो कीवर्ड को यूज़ करें, ठीक है, वो भी एक ही जैसा काम करेगा, जैसे नॉर्मली हम यहाँ पे लिख रहे हैं आईएनटी एक्स इक्वल टू 10, सो वैसे ही ऑटो वेरिएबल भी नॉर्मल जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं, सो उसी तरह ही वो काम करता है, ठीक है। सो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, ऑल द लोकल वेरिएबल्स आर ऑटोमेटिक वेरिएबल्स। सो जो चीज़ मैंने बोला है वही है, ऑल द लोकल वेरिएबल, जितना भी लोकल वेरिएबल्स है आर ऑटोमेटिक वेरिएबल्स बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। सो बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑटोमेटिक वेरिएबल्स है। दे आर ऑल्सो नोन एज ऑटो वेरिएबल्स। सो जो लोकल वेरिएबल्स है, सो लोकल वेरिएबल्स को ऑटो वेरिएबल्स कहते हैं। देयर स्कोप इज लोकल एंड देयर लाइफ टाइम इज टिल द एंड ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। सो देयर स्कोप इन जो वेरिएबल ऑटो वेरिएबल्स होता है, ऑटो वेरिएबल्स का स्कोप कितना होता है, लोकली होता है, ठीक है। एंड इसका लाइफ टाइम, ठीक है, एंड द लाइफ टाइम इज टिल द एंड ऑफ द ब्लॉक, मतलब उस ब्लॉक तक ही उनका लाइफ टाइम होता है, ठीक है। मतलब जिस ब्लॉक मतलब जिस फंक्शन में हम इसको डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। इफ वी नीड वी कैन यूज द ऑटो कीवर्ड टू डिफाइन द ऑटो वेरिएबल्स, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं जैसे यहाँ पे मैं x डालूँ, ठीक है, सो यहाँ पे अगर x डालूँ, सो x को वो x का वैल्यू कितना आएगा 10, ठीक है। वैल्यू ऑफ x जो वैल्यू ऑफ x आएगा वो होगा
10। सो इसको एक बार रन करते हैं। सो वैल्यू ऑफ एक्स क्या आ रहा है 10। सो यहाँ पे अगर मैं ऑटो डालूँ, ठीक है, ऑटो कीवर्ड मैंने डाल दिया। सो ऑटो कीवर्ड डालने से अभी मैं यहाँ पे एक्स को अगर कॉल करूँ, सो देखिए वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 10 सेम ही आ रहा है, ठीक है। सो लोकल वेरिएबल और ऑटो वेरिएबल में कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा है। ओके, सो नेक्स्ट देख लेते हैं एक्सटर्नल वेरिएबल्स के बारे में, ठीक है। सो एक्सटर्नल वेरिएबल्स में क्या होता है, एक्सटर्नल वेरिएबल्स इन सी कैन बी शेयर्ड बिटवीन मल्टीपल सी फाइल्स, ठीक है। मतलब मैं कोई अलग से एक फाइल, ठीक है, फाइल में वेरिएबल्स डिक्लेयर करूँगा, ठीक है, एंड उस फाइल्स को मैं इंक्लूड कर दूंगा अपने सी प्रोग्राम में। एंड उस फाइल में जो वेरिएबल है, जो एक्सटर्न वेरिएबल है, उसको हम यूज़ कर पाएंगे अपने सी प्रोग्राम में, ठीक है। सो एक्सटर्नल वेरिएबल्स इन सी कैन बी शेयर्ड बिटवीन मल्टीपल सी फाइल्स। We can declare an external variable using the extern keyword. So हम extern keyword को यूज करेंगे external variables को डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है। So their scope is global and they exist between multiple C files. So ये जो एक्सटर्नल वेरिएबल है, इसका स्कोप कितना होता है, इसका स्कोप ग्लोबली होता है, ठीक है। इसको हम कहीं पे भी यूज कर पाएंगे। एंड दे एग्जिस्ट बिटवीन मल्टीपल सी फाइल्स, एंड इसको हम मल्टीपल सी फाइल्स में भी एक्सेस कर पाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक फाइल लिया है, जैसे माई फाइल .h, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एक एक्सटर्नल वेरिएबल डिक्लेयर किया है एक्सटर्न int। सो एक्सटर्न कीवर्ड को मैंने यूज़ किया है एक्सटर्न int x इक्वल टू 90, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एक एक्सटर्न कीवर्ड को, सॉरी एक्सटर्नल वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर किया है। ओके, सो इस वेरिएबल को अगर मैं अपने इस सी फाइल में यूज़ करना चाहूँ, ठीक है, सो यहाँ पे मुझे इसको, इस फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हैश इंक्लूड, ठीक है, एंड डबल कोट में अपना फाइल का नाम दे देते हैं माई फाइल .h। ओके, सो यहाँ पे मैंने अपना फाइल नेम दे दिया है, ठीक है। एंड इस पे वेरिएबल क्या है x, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक ex दे देता हूँ, ठीक है। ex वेरिएबल का नाम दिया है मैंने। एंड इसको अगर मैं यूज़ करना चाहूँ कहाँ पे, जैसे मैं अगर इसको इधर अगर मैं यूज़ करूँ, ठीक है, ex, एंड और कहाँ पे यूज़ करेंगे हम इसको, अपने मेन फंक्शन पे यूज़ करते हैं ex, ठीक है। सो ex का वैल्यू कितना है 90, ठीक है। सो यहाँ पे वैल्यू ऑफ x ये 90 आना चाहिए, और जो ग्लोबल है वो भी 90 आना चाहिए। सो इसको अगर मैं रन करूँ, सो यहाँ पे देखिए वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 90, एंड जो ग्लोबल है, ठीक है, दैट इज जो फंक्शन में हमने लिखा है, सो वो भी 90 आ रहा है। दैट मीन्स इस वैल्यू को, ये जो हेलो फंक्शन है ये इस वैल्यू को एक्सेस कर पा रहा है, एंड मेन फंक्शन भी उसको एक्सेस कर पा रहा है, ठीक है। अगर मैं इस फाइल को कोई दूसरे एक सी फाइल में यूज़ करना चाहूँ, ठीक है, जैसे मैं और एक सी फाइल ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे और एक सी फाइल ले लेते हैं, ठीक है। एंड इस पे हम लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h, एंड इस पे जो फाइल है एक्सटर्नल फाइल उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं, इंक्लूड माई फाइल .h, ओके। एंड इस पे मेन फंक्शन लिखते हैं void main, एंड इस पे प्रिंट करते हैं प्रिंट एक्सटर्नल वेरिएबल इक्वल टू %d, एंड यहाँ पे
क्या देते हैं, EX, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे EX दे दिया है। अगर मैं इसको रन करूँ, ठीक है, सो यहाँ पे क्या दिया है, एक्सटर्नल वेरिएबल इक्वल टू 90। सो ये इसको एक्सेस कर पा रहा है। दैट मीन्स एक्सटर्नल जो वेरिएबल है वो हम मल्टीपल सी फाइल्स में एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। सो ये हमने देख लिया क्योंकि इस सी फाइल में भी हमने EX को यूज़ किया था, जिस एक्सटर्नल वेरिएबल को यूज़ किया था, एंड हमने अभी एक नया सी फाइल क्रिएट किया है, उस पर भी हम EX वेरिएबल को, दैट इज़ एक्सटर्नल वेरिएबल को हम एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। सो इतना तक हो गया। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं रजिस्टर वेरिएबल्स के बारे में, ठीक है। सो रजिस्टर वेरिएबल्स इन C are those variables that are stored in the CPU register instead of the conventional storage place like RAM, ठीक है। नॉर्मली हम जो वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ठीक है। सो ये जो वेरिएबल है, ठीक है, ये कहाँ पे इसका स्टोरेज कहाँ पे होता है, इसका स्टोरेज होता है रैम पे, ठीक है। बट अगर मैं रजिस्टर वेरिएबल्स के बारे में बात करूँ, सो रजिस्टर वेरिएबल्स कहाँ पे स्टोर होता है, CPU रजिस्टर्स पे वो स्टोर होता है, ठीक है। सो रजिस्टर वेरिएबल्स इन C आर दोज वेरिएबल्स दैट आर स्टोर्ड इन द CPU रजिस्टर इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल स्टोरेज प्लेस लाइक रैम। सो ये रैम पे स्टोर नहीं होता है, ये कहाँ पे स्टोर होता है, CPU रजिस्टर पे स्टोर होता है, ठीक है। Their scope is local and exist till the end of the block or a function. And इसका स्कोप कहाँ तक होता है, इसका स्कोप लोकल होता है, ठीक है, मतलब लोकली जहाँ पे हमने इसको डिक्लेयर किया था, उस रजिस्टर वेरिएबल को डिक्लेयर किया था, सो उस ब्लॉक तक ही उसका स्कोप लिमिट है, ठीक है। मान लीजिए मैंने इस मेन फंक्शन में एक रजिस्टर वेरिएबल को लिया है, सो उसका स्कोप इस मेन फंक्शन तक ही सीमित है, ठीक है। सो उसका स्कोप इस मेन फंक्शन तक ही लिमिट है, ठीक है। अगर मैं रजिस्टर वेरिएबल को इस हेलो फंक्शन में डिक्लेयर करूँ, ठीक है, सो उसका लिमिट उस हेलो फंक्शन तक ही लिमिट होगा, ठीक है, मतलब वो लोकली ही रहेगा, ठीक है। These variables are declared using the register keyword. So इसको हम कैसे क्रिएट कर सकेंगे, इसको हम रजिस्टर कीवर्ड से क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। ये जो रजिस्टर वेरिएबल है इसको हम रजिस्टर वेरिएबल से क्रिएट कर पाएंगे, ओके। सो एक बार देख लेते हैं रजिस्टर वेरिएबल्स को कैसे करते हैं। सो यहाँ पे मैं अगर एक वेरिएबल लूँ, ठीक है, रजिस्टर INT x इक्वल टू 10, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है रजिस्टर INT x इक्वल टू 10, ठीक है। सो इसको अगर मैं प्रिंट करूँ, प्रिंट f, ठीक है, एंड इस पे मैसेज डाल देते हैं रजिस्टर वेरिएबल, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एक मैसेज डाला रजिस्टर वेरिएबल इक्वल टू %d, ठीक है, एंड यहाँ पे हम लिख लेते हैं x, ठीक है। सो इसको अगर मैं रन करूँ, सो यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल वेरिएबल आ रहा है 90 एंड रजिस्टर वेरिएबल आ रहा है कितना, 10। दैट मीन्स इसको वो एक्सेस कर पा रहा है। सो अभी मैं अगर और एक फंक्शन बाहर लिखूँ, ठीक है, जैसे लिख लिया void hello, ओके, एंड इस पे अगर मैं ये जो रजिस्टर वेरिएबल है इसको अगर मैं यहाँ से इसको एक्सेस करना चाहूँ, ठीक है, सो यहाँ पे देखिए ये एरर शो कर रहा है, देयर इज एक्सेस अनडिफाइंड, मतलब ये रजिस्टर वेरिएबल कहाँ पे डिक्लेयर हुआ है, ये मेन फंक्शन पे डिक्लेयर हुआ है। सो इसको हम आउटसाइड फंक्शन इसको कॉल नहीं, मतलब एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सेम एज इट इज़ अगर मैं यहाँ पे एक
इस हेलो फंक्शन पे मैं अगर एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँ, ठीक है, y, ठीक है, सो इस y को हम इधर तो यूज़ कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन हम अगर मेन फंक्शन में y को एक्सेस करना चाहे, ठीक है, सो देखिए यहाँ पे y अनडिफाइंड आ रहा है क्योंकि जो रजिस्टर वेरिएबल है y वो हेलो फंक्शन में डिक्लेयर है एंड वो लोकली उसका स्कोप रहता है, ठीक है, मेन फंक्शन में इसको हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो इतना तक समझ में आया कि रजिस्टर वेरिएबल कैसे काम करता है। सो ये हो गया वेरिएबल्स का टाइप्स। सो इन वेरिएबल्स के टाइप में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। सो हमने डिस्कस किया है लोकल वेरिएबल्स क्या है, देन ग्लोबल वेरिएबल्स क्या है, स्टैटिक वेरिएबल्स क्या है, ऑटोमेटिक वेरिएबल्स क्या है, एक्सटर्नल वेरिएबल्स एंड रजिस्टर वेरिएबल्स के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। ओके, सो अभी देख लेते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, ठीक है। सो फर्स्ट एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। सो व्हाट इज अ कांस्टेंट इन सी, ठीक है। सो द कांस्टेंट इन सी आर द रीड ओनली वेरिएबल्स हुज वैल्यूज कैन नॉट बी मॉडिफाइड वंस दे आर डिक्लेयर्ड इन द सी प्रोग्राम। मतलब हम अगर सी प्रोग्राम में कोई वेरिएबल को कांस्टेंट डिक्लेयर करें, ठीक है, सो उस वेरिएबल को एक बार डिक्लेयर करने के बाद, मतलब इसको एक बार इनिशियलाइज करने के बाद उस वैल्यू को हम चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया। सो एक बार देख लेते हैं हाउ टू डिफाइन ए कांस्टेंट इन सी। सी में हम कांस्टेंट कैसे डिफाइन कर सके, ठीक है। सो कांस्टेंट डिक्लेयर करने के लिए जैसे नॉर्मली हम वेरिएबल्स को कैसे लिखते हैं, जैसे एक हो गया int, ठीक है, int a इक्वल टू 50, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा नॉर्मल वेरिएबल, ठीक है। सो इसको अगर मैं कांस्टेंट डिक्लेयर करना चाहूँ, ठीक है, सो कांस्टेंट डिक्लेयर करने के लिए हम क्या कीवर्ड यूज करेंगे, हम यूज करेंगे कांस्ट, ठीक है। सो इस कीवर्ड को हम यूज करेंगे, ठीक है, CONST, कांस्ट कीवर्ड को हम यूज करेंगे। सो इसको एक बार हमने यहाँ पे लिख लिया कांस्ट वेरिएबल को, ठीक है। सो इसको अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, ठीक है, ए, सो ये हो गया हमारा कांस्टेंट वेरिएबल। सो इसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे। सो इसको अगर मैं यहाँ पे मैंने 50 दे दिया, ठीक है, इसको अगर मैं इसका मैसेज चेंज कर देते हैं एंड इस पे लिखते हैं कांस्टेंट, ओके ओके, कांस्टेंट लिख लिए। सो इस पे अगर मैं इसको रन करूं, सो यहाँ पे देखिए कांस्टेंट इक्वल टू 50 यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। अभी मैं अगर इसको यहाँ पे चेंज करूं, ठीक है, a इक्वल टू 60, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे ये एरर शो कर रहा है, एक्सप्रेशन मस्ट बी ए मॉडिफायर वैल्यू, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे कांस्टेंट लिखा है, ठीक है। सो इसीलिए हम इसको यहाँ पे वैल्यूज को चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इस यहाँ पे अगर मैं int b डालूँ एंड b इक्वल टू 30 लिखूँ, ठीक है, एंड इस 30 को मैं अगर यहाँ पे इसको b को यहाँ पे प्रिंट करूँ, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको मैं इंटीजर डालता हूँ, इंटीजर वेरिएबल। सो b को अगर मैं प्रिंट करूँ, यहाँ पे सेमीकोलन डालना भूल गया। सो इसको मैं रन करूँ, सो देखिए इंटीजर वेरिएबल कितना आ रहा है 30 एंड इसका कांस्टेंट कितना आ रहा है 50। सो यहाँ पे मैं अगर b को चेंज करूँ, b इक्वल टू 25, ठीक है। सो इसको मैं अगर फिर से रन करूँ, सो इंटीजर वेरिएबल क्या आ रहा है 25, लेकिन हमने इसको इनिशियलाइज किससे किया था 30 से इसको इनिशियलाइज किया था, ठीक है। आफ्टर दैट हमने b का वैल्यू चेंज कर दिया, ठीक है। सो अभी जो b का वैल्यू है वो है 25 जो यहाँ पे शो कर रहा है। लेकिन सेम चीज़ मैं अगर कांस्टेंट वेरिएबल के लिए करूँ
तो यहाँ पे वो एरर शो कर रहा है, क्योंकि कांस्टेंट वेरिएबल का वैल्यू हम चेंज नहीं कर पाएंगे। एक बार इनिशियलाइज होने के बाद हम वैल्यूज को चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, सो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स इन सी में कितने तरह के कांस्टेंट्स होते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट हो गया इंटीजर कांस्टेंट। अगर इंटीजर वेरिएबल के सामने हमने कांस्टेंट लगा दिया, ठीक है, सो वो हो गया इंटीजर कांस्टेंट। वैसे ही और भी कांस्टेंट है, जैसे कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट हो गया, डबल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट हो गया, एरे कांस्टेंट, स्ट्रक्चर कांस्टेंट। सो ये डिफरेंट टाइप्स का कांस्टेंट हम यूज़ कर पाएंगे अपने सी लैंग्वेज पे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कांस्टेंट इन सी में जो कांस्टेंट होता है उनका क्या प्रॉपर्टीज होता है। सो फर्स्ट वन इज इनिशियलाइजेशन विथ डिक्लेरेशन। ठीक है, दैट मीन्स हम जब वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है, सो इनिशियलाइज करने के लिए जब वैल्यू को डिक्लेयर करेंगे, सो एट दैट टाइम ऑफ डिक्लेरेशन हम उसको इनिशियलाइज भी करना होगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैं अगर देखूँ, सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया था, सो एट दैट टाइम हमने इसको इनिशियलाइज भी कर लिया। सो यहाँ पे मैं अगर दूसरा एक वेरिएबल लूँ, ठीक है, कॉन्स्ट int b सी दे देते हैं सी। ठीक है, एंड सी को हम यहाँ पे डिक्लेयर करें सी इक्वल टू 55। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए ये जो सी इक्वल टू 55 है, ठीक है, इसको वो एक्सेस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, क्योंकि जो इनिशियलाइज हमको करना है, सो इनिशियलाइज हमको करना है जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करें, कांस्टेंट वेरिएबल को डिक्लेयर करें, तभी हमको इनिशियलाइज करना होगा। ठीक है, उसके बाद हम उसको इनिशियलाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? ये वेरिएबल जो कांस्टेंट वेरिएबल है उनको हम डिक्लेरेशन के टाइम ही इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है इम्यूटेबिलिटी। इम्यूटेबिलिटी मतलब एक बार जब वेरिएबल में हम वैल्यूज को इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है, तो उन वैल्यूज को हम अपने प्रोग्राम में कहीं पे भी इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दैट मीन्स जो कांस्टेंट होता है वो इम्यूटेबल होता है, मतलब इसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसको हम नहीं चेंज कर पाएंगे, जो हमारा जो कांस्टेंट है उसको हम नहीं चेंज कर पाएंगे अपने प्रोग्राम में एक बार इनिशियलाइज होने के बाद। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं डिफाइनिंग अ कांस्टेंट यूजिंग प्री प्रोसेसर, यूजिंग डिफाइन प्री प्रोसेसर। ठीक है, सो कांस्टेंट को हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। एक तो हो गया कांस्टेंट के साथ, एंड दूसरा है प्री प्रोसेसर के साथ। सो कौन सा प्री प्रोसेसर? ये डिफाइन प्री प्रोसेसर के साथ हम वैल्यूज को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी देख लेते हैं कि कैसे हम डिफाइन को यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, सो चलते हैं हमारे सी प्रोग्राम में, एंड इस पे हम एक डिफाइन ले लेते हैं। सो डिफाइन को हम यहाँ पे ले लेते हैं हैश डिफाइन, देन एक वेरिएबल ले लेते हैं एज, देन इस पे ले लेते हैं 35। ओके, एंड परसेंटेज डी यहाँ पे इसको प्रिंट करते हैं। सो यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ डिफाइन, एंड इस पे प्रिंट करते हैं एज। ठीक है, सो अभी इसको मैं रन करूँ, ये एक लाइन में आ गया। ओके, सो यहाँ पे देखिए ये हो गया कांस्टेंट एंड ये हो गया हमारा डिफाइन। ठीक है, सो डिफाइन को हम देख पाए कि डिफाइन पहले हो गया डिफाइन, देन वेरिएबल का नेम एंड देन वैल्यू। ओके, इसको हम 35 से इनिशियलाइज किया, इसको हम अब फ्लोटिंग पॉइंट पे भी ले जा सकते हो, जैसे 3.5। ठीक है, सो इन दैट केस आपको यहाँ पे परसेंटेज डी की जगह पे एफ देना पड़ेगा। ठीक है,
एंड यहाँ पे इसको 0.2 दे देते हैं, तो 2 डेसिमल पॉइंट तक आएगा। सो यहाँ पे देखिए 3.50 आया है, ठीक है। सो इस तरह हम डिफाइन को अपने सी प्रोग्राम में यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट डिफाइंड यूजिंग कांस्टेंट कॉन्स्ट क्वालिफायर एंड डिफाइन, ठीक है। सो हमने देखा है कि दो तरह से हम कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं अपने सी प्रोग्राम में। एक तो हो गया कांस्टेंट कीवर्ड की तरह एंड दूसरा है हैश डिफाइन के तरह, ठीक है। सो अभी इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। सो फर्स्ट जो डिफरेंस है, कॉन्स्ट कीवर्ड में हम वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, एंड डिफाइन में हम मैक्रोस को यूज़ करते हैं, ठीक है। वो मैक्रोस से वैल्यू को लेता है, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस अगर बोलो, जो कॉन्स्ट कीवर्ड के द्वारा जब हम कांस्टेंट को क्रिएट करते हैं तो उसको हैंडल करता है कंपाइलर, ठीक है। बट हैश डिफाइन को कंपाइल करता है, मतलब इसको हैंडल करता है प्री प्रोसेसर, ठीक है। सो ये दो मेन डिफरेंस हो गए कॉन्स्ट क्वालिफायर एंड हैश डिफाइन के बीच में, ठीक है। सो आई होप वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स जो हम सी प्रोग्रामिंग में यूज़ करेंगे, ठीक है, वो पार्ट अभी तक जो पार्ट मैंने डिस्कस किया है वो क्लियर हो गया है, ठीक है। सो वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आर कोडिंग वाइन्स को चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और एक अच्छे कंटेंट के साथ, ठीक है। थैंक यू।